गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 12th एग्रीकल्चर का जो चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, अध्याय नंबर 5 मृदा अभिक्रिया। तो मृदा अभिक्रिया के अंदर अपन पढ़ रहे थे मृदा पीएच का महत्व, है ना। मृदा अभिक्रिया चैप्टर के अंदर अपन पीएच की इम्पोर्टेंस पढ़ रहे थे कि मृदा के अंदर पीएच की क्या इम्पोर्टेंस है, इससे संबंध में अपन बातें कर रहे थे। तो पीएच के अंदर अपन ने दो टॉपिक के बारे में बात कर ली इम्पोर्टेंस के अंदर। एक तो अपन ने पढ़ लिया था इसके अंदर आपके पीएच से संबंध में कि जो पोषक तत्वों की प्राप्यता के अंदर मृदा पीएच किस प्रकार से जिम्मेदार होता है। जो पोषक तत्व होते हैं उनकी प्राप्यता को किस प्रकार से मृदा पीएच आपको दर्शाता है। और इसके अलावा दूसरा टॉपिक पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था आपके जो मृदा के अंदर सूक्ष्म जीव हैं उनकी पीएच का परास क्या होता है और किस पीएच के परास पर वो आपके उपलब्ध रहते हैं। तो अपना टॉपिक चल रहा था आपके मृदा पीएच का महत्व। मृदा पीएच का महत्व चल रहा था, जिसके अंदर अपन ने दो टॉपिक पढ़ लिए। जिसके अंदर पहला पढ़ा था अपन ने कि आपके जो मृदा पीएच से संबंधित बातें हैं कि उसके अंदर अपन ने पढ़ा मृदा पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्यता पर क्या प्रभाव है। कि मृदा पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्यता पर प्रभाव, ये पढ़ लिया था अपन ने पिछली क्लास के अंदर। इससे अभी कल अपन ने पिछली क्लास के अंदर बात की थी कि मृदा पीएच का सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव। मृदा पीएच का सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव, इसके बारे में अपन ने बात की थी। ठीक है, तो आज अपन इन दो टॉपिक के बारे में तो अपन ने पिछली क्लासों में बात कर ली, इनकी इंडेक्स बनाकर देख ली। और मैंने कहा था इनकी जो सारणी बताई है मैंने, वो आपके क्या है इम्पोर्टेंट रहेगी। आई बात समझ। जो इसके अंदर मैंने आपको सारणी बताई है वो इम्पोर्टेंट है। उनमें से हर साल क्वेश्चन आता है। जैसे आपसे पूछते हैं कि बैक्टीरिया कब किस पीएच पर वो सक्रिय रहता है, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं एक्टिनोमाइसीट्स किस पीएच पर सक्रिय रहता है, कवक रहता है या विजेरिंग या प्रोटोजोआ, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस पीएच पर ज़्यादा होता है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। एक नंबर के दो नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। ये चैप्टर भी आपके ज़्यादा नंबर का नहीं है ना, इसी कारण इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं ज़्यादातर। तो छोटे क्वेश्चनों के अंदर ये आपके इंपॉर्टेंट है, जो अभी अपन पढ़ रहे हैं टॉपिक वो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। तो ये दो टॉपिक अपन ने मृदा पीएच से संबंध में पढ़ लिए हैं। इसके आगे अपन आज करेंगे आपके तीसरा टॉपिक जो मृदा पीएच से संबंध में है। और मृदा पीएच का अगला पढ़ेंगे अपन पौधों पर मृदा पीएच का प्रभाव क्या है। तो नंबर 3 पढ़ेंगे आज अपन टॉपिक पौधों पर मृदा पीएच का प्रभाव। तो पिछली दो क्लासों में तो पढ़ लिए। एक तो एक क्लास में पढ़ा अपन ने पोषक तत्वों की प्राप्यता पर मृदा पीएच का क्या प्रभाव रहता है। और सेकंड क्लास में अपन ने पढ़ लिया सूक्ष्म जीवों की प्राप्यता पर क्या प्रभाव है, कि सूक्ष्म जीव के ऊपर मृदा पीएच का क्या प्रभाव रहता है। नंबर 3 आज है पौधों पर मृदा पीएच का क्या प्रभाव है, कि जो पौधे होते हैं, फसल अपन बोते हैं, उनके लिए पीएच का प्रभाव कैसे है। कि मृदा का जो पीएच है उसमें अगर परिवर्तन हो जाता है तो वो किस प्रकार से उसको प्रभाव को दर्शाता है, इसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो पौधों के लिए भी जैसे अपन ने बात की कि सूक्ष्म जीवों के लिए कि पीएच क्या होना चाहिए, सबसे अच्छा पीएच कौन सा रहता है आपके 6.5 से 7.5, है ना। ये पीएच क्या होता है, उदासीन पीएच होता है। और उदासीन पीएच के अंदर क्या होता है, मृदा की उपजाऊ क्षमता ज़्यादा रहती है। तो अपन ने इस पीएच के ऊपर बातें की कि उदासीन पीएच पर क्या है इम्पोर्टेंट रहता है ये सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से अपन ने बात की मृदा पीएच के अंदर कि पौधों पर मृदा पीएच का क्या प्रभाव रहेगा। 6.5 से 7.5 के मध्य उदासीन रहता है ये। अपन इसके ऊपर पौधों का प्रभाव यही है कि जैसे पोषक तत्व होते हैं तो वो पोषक तत्वों की प्राप्यता, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी क्या होता है ज़्यादा पीएच क्या होना चाहिए इसके अंदर भी। अगर उदासीन पीएच है
तो वहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया आसानी से होती है। तो उसी प्रकार इन दोनों के आधार पे ही जैसे मृदा के अंदर जो पौधे पाए जाते हैं उन पौधों का भी पीएच क्या होना चाहिए आपके, अगर पीएच का मान उदासीन है तो वो उन पौधों के लिए सामान्य और फसलों के लिए क्या रहेगा, वो उपयुक्त रहेगा पीएच। तो कौन सा पीएच उपयुक्त रहेगा आपके, पीएच का मान अगर इसके अंदर क्या है, उदासीन पीएच है तो वो आपके लिए पादपों के लिए उपयुक्त रहेगा। तो अपन और बातें करें इसके अंदर, तो उदासीन पीएच के ऊपर क्या है, पौधों के लिए और जंतुओं के लिए दोनों के लिए उपयोगिता रहेगी। इसके आगे और बात करें अपन तो जैसे अम्लीय मृदाओं में क्या हो जाता है, अगर पीएच का मान कम है, क्या है, अम्लीय मृदा का पीएच क्या है, कम है, मतलब क्या हो गई, वो अम्लीय मृदा है। तो अम्लीय मृदा में क्या होता है, अम्लीय मृदाओं में पौधों की जड़ें क्या हो जाती है, अम्लीय मृदाओं में पौधों की जड़ें तथा संख्या में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, जड़ें पतली हो जाती है। नई बात समझ, पौधों की जड़ें पतली तथा संख्या में कमी आ जाती है, संख्या में कमी किस पीएच, अम्लीय मृदाओं में। अम्लीय मृदाओं में क्या हो जाता है, पौधों की जड़ें पतली हो जाती है। अगर पौधों की जड़ें, जैसे अपन देखते हैं, जैसे अगर अपन मकान बनाते हैं तो उसकी अगर नींव भी कमज़ोर हो जाती है तो मकान ऊपर अपन बहुत ज़्यादा बिल्डिंगें नहीं बना सकते। इसी प्रकार अगर पौधों की जड़ें ही पतली रह जाएगी तो वो पादप क्या नहीं कर पाएगा, पादप वृद्धि नहीं कर पाएगा, और वृद्धि नहीं करेगा पादप तो उसके क्या हो जाएगी, ग्रोथ नहीं करेगा, तो उसकी उपजाऊ क्षमता में भी कमी आ जाएगी, उसका उत्पादन भी क्या होगा, अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि पादप में वृद्धि के लिए क्या उपयुक्त रहेगा आपके, अम्लीय मृदाओं के अंदर इस प्रकार की समस्या हो सकती है। जड़ें क्या हो जाएगी आपके, जड़ें दुर्बल हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, है ना, दुर्बल कमज़ोर, तो पादप वृद्धि में कमी आएगी इनसे अम्लीय मृदाओं के अंदर। इसी प्रकार अगर OH आयन की सांद्रता ज़्यादा है, मतलब मृदा क्षारीय मृदा है, तो अगर अपन बात करें क्षारीय मृदा में क्या होता है, OH आयन की सांद्रता ज़्यादा होती है। अगर क्षारीय मृदा है तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, आपके क्षारीय मृदाओं में जड़ों का विकास रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय मृदाओं में जड़ों का विकास रुक जाएगा, क्षारीय मृदाओं में जड़ों का विकास रुक जाएगा। ये बात समझ में, और जड़ों का विकास रुक जाएगा तो पादप की ग्रोथ भी रुक जाएगी, सिंपल सी बात है। और जड़ों का विकास रुक जाएगा तो पौधों की तने पत्तियाँ, तो क्या हो जाएगा, पौधों के तने क्या हो जाएगा, पौधों की तने पत्तियाँ, शाखाओं एवं पत्तियों में क्या जाए, पत्तियों की वृद्धि में कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इस प्रकार से भी अपन समझ सकते हैं कि अगर अम्लीय मृदा है तो पौधों की जड़ें पतली रह जाएगी और संख्या में कमी हो जाएगी, जिससे जड़ें दुर्बल और कमज़ोर हो जाएगी। अगर क्षारीय मृदा है तो उसके अंदर जड़ों का विकास रुक जाएगा, तो पौधों की तने और शाखाएं क्या हो जाएगी, आपके तने, शाखाएं, पत्तियाँ में वृद्धि में क्या आ जाएगी, आप कमी आ जाएगी। अगर ये सारी कमी आ जाएगी तो पादप की उत्पादन क्षमता में भी कमी आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगी, फसल की उत्पादन क्षमता में भी कमी आ जाएगी। तो ये न तो अम्लीय मृदा पादप के लिए उपयोगी है और न ही क्षारीय मृदा पादप के लिए उपयोगी है। तो इसके लिए उपयुक्त परिसर क्या होना चाहिए, फसल के लिए, पौधों एवं सामान्य पौधों एवं फसल के लिए उपयुक्त परिसर क्या है, उपयुक्त पीएच का मान होना चाहिए कितना, वही पीएच जो मैंने आपको शुरू में बताया था। पीएच का मान कितना होना चाहिए, 6.5 से 7.5 के मध्य अगर होगा तो वो आपके पीएच का मान क्या है, पीएच का मान अगर क्या है 6.5 से 7.5 के मध्य है तो वो उपयुक्त पीएच रहेगा फसल के लिए। उपयुक्त पीएच मतलब उसके अंदर फसल क्या करेगी, आपके अच्छे से ग्रोथ करेगी और उस फसल के अंदर
अच्छे से क्या हो जाएगी, हर प्रकार की वृद्धि होगी। तो अम्लीय मृदा है तो उसके अंदर क्या है, जड़ें पतली संख्या में कमी आ जाएगी। क्षारीय मृदा है तो जड़ों का विकास रुक जाएगा, पौधों की तनों, शाखाएं, पत्तियों में वृद्धि में कमी आ जाएगी। इस प्रकार से जड़ें कमज़ोर हो जाएगी और पादप की वृद्धि की में कमी आ जाएगी। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि फसल के लिए उपयुक्त पीएच कितना होना चाहिए, उदासीन पीएच है ना, 6.5 से 7.5 कौन सा हो जाएगा आपके, उदासीन पीएच। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि पादप के लिए। अब अपन क्या करेंगे, इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं, जैसे अपन ने पिछली क्लासों में भी बात की, आपके पिछली क्लासों में बात की अपन ने कि जैसे आपके जो पादप हैं वो फसलों के पोषक तत्वों का परिसर देखा, फिर अपन ने जो सूक्ष्म जीवों का परिसर देखा, उसी प्रकार अपन भी क्या करेंगे, इसके अंदर भी फसलों के लिए उपयुक्त परिसर क्या रहेगा उसके वो भी देखेंगे। मिटा दो ये चीज़ें। तो अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा में क्या नुकसान हो सकता है पादप के लिए, इसके आगे अपन बात करें। तो इसके अलावा भी क्या होता है पादप के अंदर फसलों के द्वारा नुकसान हो फसलों के लिए नुकसानदायक चीज़ें हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं अपन। इनके लिए नुकसानदायक चीज़ें हैं आपके जिनके अंदर है आपके, अगर पीएच का मान अत्यधिक कम या अत्यधिक ज़्यादा होता है तो उसके अंदर क्या होता है, पोषक तत्वों की प्राप्यता तो प्रभावित होती है जिससे पादप की वृद्धि रुक जाती है। इसके अलावा आपके पीएच अत्यधिक क्या हो, कम या अधिक, पीएच का मान अत्यधिक ज़्यादा या अत्यधिक कम है तो मृदा की भौतिक दशाएं क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। अधिक होने से मृदा की क्या हो जाएगी, भौतिक दशाएं खराब हो जाएगी, तो इस प्रकार से भी अपन समझ सकते हैं कि मृदा की क्या हो जाएगी, आपके भौतिक दशाएं खराब हो जाएगी और पादप वृद्धि को प्रभावित करेगा। वो क्या करेगा, जिससे पादप की वृद्धि प्रभावित होगी। और क्या होगा, इसके अलावा और होगा आपके पोषक तत्वों की क्या हो जाएगी, पोषक तत्वों की प्राप्यता प्रभावित होगी, पोषक तत्वों की प्राप्यता भी प्रभावित होगी। तो इस प्रकार से भी अपन समझ सकते हैं कि अगर पीएच का मान अत्यधिक कम है या फिर अत्यधिक ज़्यादा है तो दोनों में क्या हो जाएगी, मृदा की भौतिक दशा खराब हो जाएगी। अगर मृदा की स्थिति खराब हो गई तो उसके ऊपर जो अपन फसल बोएंगे उसकी पादप की वृद्धि नहीं होगी। इसके अलावा उसको जो पोषक तत्व प्राप्त होने चाहिए थे वो पोषक तत्व भी प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि मृदा के भौतिक दशा में क्या हो जाएगा, आपके परिवर्तन हो जाएगा। तो ये तो बातें हो गई आपके किससे, तो फसलों के लिए उपयुक्त पीएच क्या होता है उसकी अपन एक सारणी बनाएंगे अभी कि जो फसल है उसके लिए उपयुक्त पीएच क्या हो सकता है और कितना होना चाहिए। नई बात समझ में। तो अपन ने बात कर ली कि अगर पीएच का मान अम्लीय मृदा है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, क्षारीय मृदा है तो उसमें क्या हो जाएगा। इसके आगे अपन बात कर लेते हैं हम सारणी बनाकर कि उपयुक्त पीएच का परिसर क्या रहना चाहिए फसलों के लिए। अपन पढ़ क्या रहे हैं, पौधों के लिए पढ़ रहे हैं ना, पौधे कहो चाहे पादप कहो चाहे फसल कहो, उसके लिए क्या है आपके उपयुक्त पीएच का मान कितना है, ये चीज़ें अपन बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर अपन पढ़ लेते हैं कि फसलों के लिए उपयुक्त पीएच का परिसर क्या होना चाहिए, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो ये मिटा देता हूँ मैं और एक सारणी बनाते हैं अपन जिसके अंदर पीएच की महत्व के बारे में बात करेंगे। पौधों के लिए पीएच का परिसर क्या होगा, फसल के लिए पीएच का परिसर क्या होगा, इसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी आपके लिए सारणी बना दे रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सारणी है वो, जिससे क्या होता है आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। आई बात हम तो मृदा पीएच के अंदर फसलों के उपचार के अंदर पढ़ रहे हैं अपन पौधों पर पीएच का प्रभाव, ये चीज़ पढ़ रहे हैं अपन है ना। मृदा पीएच के महत्व के अंदर 3 नंबर पॉइंट चल रहा है अपने
पौधों पर मृदा पीएच का प्रभाव, यही चल रहा है अपने। अब इसके अंदर अपन के सारणी के अंदर अपन देख लेते हैं, एक तरफ तो बना लेते हैं अपन फसलें, क्या बना लिख लेते हैं फसलें, और दूसरी तरफ अपन लिख लेते हैं इसके अंदर आपके फसलों के अलावा एक तरफ अपन लिख लेते हैं इसके अंदर उपयुक्त मृदा पीएच की परास, ठीक है, उपयुक्त मृदा पीएच की परास की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो फसलें कौन कौन सी हैं और उनके लिए क्या पीएच की परास होनी चाहिए, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो फसलों के अंदर आप बात करें तो सबसे पहले अपन बात करें तो गेहूं के लिए पीएच का परिसर होना चाहिए आपके, जो अपने उदासीन परिसर है मृदा का, तो वो अच्छा रहेगा 6 से, ये इम्पोर्टेंट लगा लें आप सारणी को, इम्पोर्टेंट रहेगी आपके, क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है इसमें से, एक नंबर के गेहूं के लिए हो गया। इसके अलावा आपके जौ के लिए पीएच का मान होना चाहिए, वही पीएच है आपके 6 से लेकर 7.5 के मध्य अगर पीएच का मान है तो वो उसके लिए क्या रहेगा, उपयुक्त रहेगा, 6 से लेकर 7.5 के मध्य। इसी आधार पर और बात करें अपन तो जौ, इसके अलावा जई की फसल के लिए आपके उपयुक्त रहेगा पीएच का मान 5 से लेकर कितना 8 पीएच तक, अगर मृदा पीएच है तो वो उसके लिए उपयुक्त रहेगा। इसके अलावा आपके बरसीम की बात करें अपन, बरसीम की फसल के लिए क्या पीएच का मान रहेगा, बरसीम की फसल के लिए 6 से लेकर 8 के मध्य, 6 से लेकर अगर 8 के मध्य है तो वो आपके उपयुक्त रहेगा। इसके अलावा अपन बात करें मक्का की, तो मक्का की फसल के लिए उपयुक्त रहेगा आपके 6 से लेकर 7.5, 6 से लेकर 7.5 के मध्य क्या रहेगा आपके मक्का के लिए उपयुक्त पीएच रहेगा मक्का की फसल के लिए। इसके लिए अपन बात करें अपन धान की फसल के लिए, तो धान की फसल के लिए आपके लिए उपयुक्त रहेगा 4.5 से 8.5 के मध्य अगर पीएच का मान है तो वो धान की फसल के लिए उपयुक्त रहेगा, धान मतलब चावल के लिए, है ना। इसके अलावा अगर अपन बात करें मूंगफली की फसल के लिए, तो मूंगफली के लिए क्या पीएच रहेगा आपके, मूंगफली के लिए पीएच का मान अगर आपके 5.5 से 6.5 के बीच में अगर मृदा पीएच का परिसर है तो वो उसके लिए उपयुक्त रहेगा। तो इस प्रकार से इन फसलों के लिए क्या उपयुक्त पीएच क्या हो सकता है, इसके बारे में बात की। और बात करें अपन तो मटर की फसल के लिए, तो मटर की फसल के लिए क्या होना चाहिए पीएच का मान 5.5 से 7 पीएच, अगर मृदा का पीएच है तो वो उसके लिए उपयुक्त रहेगा। तो गेहूं के लिए 6 से 7.5, जौ के लिए 6 से 7.5, जई के लिए 5 से 8 पीएच, बरसीम के लिए 6 से 8 पीएच, मक्का के लिए 6 से 7.5 पीएच, धान के लिए 4.5 से 8.5, मूंगफली के लिए 5.5 से 6.5, और इसके अलावा मटर के लिए 5.5 से अगर 7.5 का पीएच का मान है तो वो आपके लिए उपयुक्त है। और बात करें अपन इसके अलावा मटर के अलावा, इस तरफ लिख दे रहा हूँ मैं ना, इस तरफ लिख देता हूँ, इसके अंदर भी अपन एक सारणी बना लेते हैं छोटी सी, ठीक है। इस तरफ मैं लिख देता हूँ आपके फसल का नाम, और इस तरफ अपन लिख देते हैं पीएच की उपयुक्त पीएच परास, ठीक है। तो फसल और पीएच परास की अपन बात करें तो अपन ने मटर तक कर लिया है, तो मटर के लिए क्या उपयुक्त हो सकता है पीएच की परास, जो अपन ने बात कर ली। इसके अलावा और बात करें अपन जिसके अंदर आपके फसलों की पीएच की परास कितनी होनी चाहिए, तो चना मसूर के लिए आप बात करें, चना एवं मसूर के लिए बात करें अपन तो वो है आपके 5.5 से 7 अगर पीएच है
तो उसके मध्य है तो वो आपके लिए उपयुक्त रहेगा। इसके अलावा अपन गन्ने की फसल के लिए बात करें तो गन्ने की फसल के लिए भी पीएच का मान अगर आपके 6 से 8 के मध्य है, क्या है आपके 6 से 8 के मध्य अगर पीएच का मान है तो वो उसके लिए उपयुक्त रहेगा। इसके अलावा अपन बात करें कपास के लिए, कपास की फसल के लिए, कपास की फसल के लिए बात करें अपन तो वो हो जाएगा आपके 5.5 से किसका मध्य 7 के मध्य अगर पीएच की परास है तो वो उसके लिए उपयुक्त रहेगी। और कपास के अलावा अपन बात करें आलू की फसल के लिए, क्या है आलू, हाँ जो आप हर सब्जी में डालते हैं अपन ज़्यादातर ना, आलू के लिए अपन बात करें तो वो है आपके 4 से लेकर 6 के मध्य अगर पीएच की परास है तो उसके लिए उपयुक्त रहेगी। इसके अलावा अपन बात करें चाय के लिए तो चाय के लिए अगर पीएच का मान कितना है, हल्का सा अम्लीय रहता है तो वो भी चल जाता है, हल्का अम्लीय, ज़्यादा अम्लीय नहीं, मतलब 4 से लेकर 6 के मध्य अगर है तो वो इसके लिए उपयुक्त रहेगा। तो इस प्रकार से अपन ने बात कर ली इन फसलों के बारे में कि वो उपयुक्त पीएच क्या हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट है, दोनों सारणियाँ जो मैंने आपके सामने बनाई हुई है, फसलों के नाम लिखे हुए हैं एक तरफ लिखा हुआ आपके मृदा उपयुक्त मृदा पीएच की परास क्या हो सकती है। इनके मध्य अगर पीएच का मान है और उस मृदा के अंदर अपन खेती करते हैं तो वो उस पादप के लिए क्या रहेगी, उपयुक्त रहेगी, उस फसल के लिए अच्छा उत्पादन, फसल का अच्छा उत्पादन होगा। इस प्रकार से तो आई बात समझ में आपके कि मृदा का पीएच कितना होना चाहिए और किस फसल के लिए कितना होना चाहिए, ये आपके लिए उपयुक्त रहेगा। ठीक है ना। तो पौधों पर मृदा पीएच का प्रभाव क्या हो सकता है, इसके बारे में बात की अपन ने। तो फसलें और उपयुक्त मृदा पीएच की परास, जिसके अंदर आपके गेहूँ हैं जो अपन हमें रोज़ाना काम में लेते हैं, उसके लिए पीएच का मान 6 से 7.5। जौ है उसके लिए पीएच का मान कितना है, आपके जौ के लिए आपके 6 से 7.5 के मध्य। और अगर अपन बात करें जई की तो जई के लिए 5 से 8 के मध्य। इसके अलावा अपन बात करें आपके किसकी, बरसीम की, तो बरसीम की फसल के लिए भी आपके पीएच का मान अगर कितना है, पीएच का मान अगर 6 से 8 के मध्य है तो वो उसके लिए उपयुक्त रहेगा। तो इस प्रकार से अपन बातें कर सकते हैं इनके बारे में कि पीएच का मान किस फसल के लिए कितना उपयुक्त रहेगा। यही बात समझ में। मक्का के लिए 6 से 7.5, ये सारे पीएच के मान हैं जो आप देख रहे हैं कि लगभग उदासीन पीएच है ना, जो अपन देख सकते हैं कि लगभग क्या है, आपके उदासीनता के अंदर ही आते हैं सब पीएच के मान, कि उदासीन हैं इनके मान लगभग। उदासीन कितना होता है आपके, ज़्यादातर उपयुक्त पीएच की अपन बात करें तो वो पीएच कितना होता है आपके, अगर पीएच का मान कितना 6.5 से 7.5 के मध्य है, लगभग जो फसलें हैं उनके अंदर आपके ये इनके मध्य ही आ रहा है पीएच का मान। एक दो फसल जैसे अपन ये आलू और चाय के लिए 4 पीएच आ रहा है, बाकी सभी के लिए लगभग क्या है 5.5 से अबव ही है। अगर ये पीएच है तो वो फसलों के लिए क्या है, उपयुक्त पीएच है। आई बात समझ में। अपन ने ये भी बात कर ली अगर पीएच का मान क्या है आपके अम्लीय है ना, अगर पीएच या फिर मृदा अम्लीय है तो उसके अंदर क्या दुष्प्रभाव है, और अगर क्षारीय है तो उसके क्या दुष्प्रभाव हैं फसल के लिए, ये भी अपन ने पढ़ लिया है। अम्लीय के अंदर तो क्या होती है, जड़ें पतली हो जाती है ना, जड़ें पतली हो जाती है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, जड़ों का विकास नहीं होता है, जड़ों का विकास नहीं होता है। अगर जड़ों का विकास ही नहीं होगा तो पादप की ग्रोथ नहीं होगी और जड़ें पतली रह जाएगी और संख्या में कमी आ जाएगी जड़ों के, तो वो पादप अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा तो उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी क्या हो जाएगी, अच्छा उत्पादन करने की क्षमता, सारी चीज़ें नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से फसलों के लिए उपयुक्त पीएच ये दोनों सारणियाँ मैंने बता दी आपको। मोस्ट लगा लें, इम्पोर्टेंट लगा लें, जो आप चाहें स्टार लगा लें, कुछ भी लगा लें। जो अपन ने 2 सारणियाँ तो पिछली क्लास में पढ़ ली और 1 सारणी इस क्लास में पढ़ ली है, तो ये आपके लिए उपयुक्त रहेगी। और उपयुक्त का मतलब है आपके लिए इम्पोर्टेंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग। आ गई बात समझ में। इसके अलावा आपके जैसे चने की फसल है या मसूर की है, उसके लिए आपके 5.5 से 7 के मध्य है। गन्ने की फसल के लिए 6 से 8 के मध्य पीएच होना चाहिए। कपास की फसल के लिए 5.5 से 7 पीएच है।
और आलू के लिए और चाय के लिए क्या है, पीएच का मान 4 से लेकर आपके 6 के मध्य आता है, तो वो आपके लिए उपयुक्त रहेगा। तो इसके लिए अगर हल्का सा अम्लीय रहता है तो वो भी उपयुक्त है। आई भाषा में चाय की खेती आपने देखी होगी कहाँ पर होती है, ढलानदार जो भूमि होती है उसके अंदर होती है ज़्यादातर। असम के अंदर है, दार्जिलिंग नाथ ये इस तरफ ना, उत्तराखंड, इनके अंदर ज़्यादातर आपके ये चाय की खेती होती है, देखा होगा आपने। तो इस प्रकार से अपन ने मृदा पीएच की इम्पोर्टेंस के बारे में बातें कर रहे थे कि मृदा पीएच किस प्रकार से पादपों के लिए उपयुक्त है। कि मृदा पीएच के अंदर अपन ने 2 पढ़ लिया। पहला पढ़ा अपन ने ये आपके पोषक तत्वों की प्राप्यता पर मृदा पीएच का प्रभाव। दूसरा पढ़ा अपन ने सूक्ष्म जीवों के लिए उपयुक्त पीएच का परिसर क्या होता है। और तीसरा आज अपन ने पढ़ लिया है पौधों पर मृदा पीएच का प्रभाव, कि पौधों के ऊपर या फसलों के ऊपर मृदा पीएच का प्रभाव क्या होता है, जिनके बारे में अपन ने गेहूँ, जौ, जई, बरसी, मक्का, धान, मूंगफली, मटर, चना, मसूर, गन्ना, कपास, आलू और चाय, इन सब के बारे में बातें कर लिए। तो आज की क्लास में अपन यहीं तक बात करेंगे। इसके आगे अपन अगली क्लास में बात करेंगे जिसके अंदर फसल के या फिर पीएच की परास का और क्या प्रभाव पड़ता है फसलों के ऊपर, या फिर मृदा के पीएच परास का और क्या हानिकारक प्रभाव या लाभदायक प्रभाव रहता है, उनके बारे में अपन अगली क्लास में बात करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में अपन और बातें करेंगे। तो इस प्रकार से अपन ने मृदा पीएच की इम्पोर्टेंस के बारे में 2-3 पॉइंटों के बारे में पढ़ लिया है। इसके आगे अपन आगे की क्लास में बात करेंगे। ओके, धन्यवाद।